अमिताभ को संसद भेजने वाले प्रयागराज के मन में मुरली मनोहर, रेवती रमण, रीता बहुगुणा जोशी के बाद क्या है, देखिए और समझिए। गंगा और यमुना के संगम पर बसा प्रयागराज, जिसे संगम नगरी भी कहा जाता है। इलाहाबाद से नाम बदला तो प्रयागराज हुआ। नाम बदलने से पहले और अब इस शहर की तकदीर और तस्वीर भी बदली है। प्रयागराज ने कभी किसी एक पार्टी को सिर आंखों पर बिठाकर नहीं रखा। जैसे शहर का मिजाज बदला, लोगों के मुद्दे बदले, उसी तरह यहाँ के सांसद भी बदलते रहे। प्रयागराज ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी अपना सांसद चुना, तो सिने स्टार अमिताभ बच्चन को भी मौका दिया। मुरली मनोहर जोशी भी यहाँ के सांसद बने, तो जनेश्वर मिश्रा भी। मतलब ये कि प्रयागराज हमेशा से हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट तो रही, लेकिन किसी एक राजनीतिक पार्टी का गढ़ नहीं बन सकी। देखिए, जो इलाहाबाद पार्लियामेंट्री सीट है, जिसको अब प्रयागराज पार्लियामेंट्री सीट कहा जाता है, 1984 में आखिरी बार अमिताभ बच्चन ने जीती थी। उसके बाद से कांग्रेस ने इसमें लगातार मात खाई है। पहले वीपी सिंह के हाथों, 2 बार रेवती रमन सिंह आपने देखा यहाँ सांसद रहे, 2 बार भाजपा यहाँ से मुरली मनोहर जोशी एक बार जीते, फिर श्यामा चरण गुप्ता, रीता जोशी भाजपा के फेवर में रही है। पर कांग्रेस इसमें इनफैक्ट हमेशा जमानत जब्त होती रही है। ये भी नहीं है कि वो दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे हों। 1984 के बाद प्रयागराज लोकसभा सीट पर कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकी। इस सीट पर समाजवादियों का वर्चस्व रहा है। 2004 में एसपी के रेवती रमण चुनाव जीते। 2014 के चुनाव में फिर से जीत का परचम लहराया, लेकिन 2019 के चुनाव में जब मोदी लहर चली, रेवती रमण को पटकनी दे दी। लेकिन 2024 के चुनाव में इस बार एसपी ने कांग्रेस से गठबंधन करके यह सीट कांग्रेस की झोली में डाल दी है, जिससे रेवती रमण खासे नाराज हैं। रेवती रमण का आरोप है कि पिछले कई सालों से अखिलेश ने ना तो उनसे कभी बात की और इससे पार्टी के बड़े नेताओं में आपसी तालमेल की कमी बताया। सर, क्या बात है अखिलेश यादव के साथ? क्या दिक्कत है कि लोग जो दिग्गज लोग हैं, जो आज के नेता हैं, तमाम लोग नाराजगी है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं? हमारे तरफ से मेन बात यह है कि लोगों में आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा। एक नेता को चाहिए कि जो भी लोग उसके साथ हैं उनको एक परिवार की तरह रखना चाहिए। परिवार में अगर मुखिया ही सबको नहीं संतुष्ट कर पाएगा तो जाहिर है कि लोगों में असंतोष होगा। क्या आपसे भी अखिलेश यादव ने बात नहीं करी कि किसको कैसे की होती तो फिर ये बताते नहीं आप लोगों को। मुलायम सिंह जी इलाहाबाद के बारे में कोई फैसला करते थे तो हमसे पूछ के करते थे। हमको जब उन्होंने लोकसभा लड़ाया तो हमसे पूछ के लड़ाया, ऐसे नहीं उन्होंने निर्णय कर लिया था। क्या नेतृत्व क्षमता को लेकर के अखिलेश यादव में कहाँ दिक्कत है? आप जैसे लोगों से वार्तालाप ही नहीं करते यार, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। आखिर क्या कारण है जो सीट पर समाजवादी पार्टी अपना परचम लहराती आ रही थी? आखिर वो वीआईपी सीट कांग्रेस को क्यों दी? आखिर क्या कारण है? वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा की माने तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को ये सीट देकर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, जबकि फूलपुर सीट जो कभी गांधी खानदान की थी, उस पर अपना दावा ठोकना कुछ हजम नहीं हुआ। ऐसे में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो भी उनकी रेवती रमन से बिल्कुल नहीं बनती थी। अब तो हम सुन रहे 3 साल से 2.5 साल से बात ही नहीं हुई। तो जाहिर है अखिलेश यादव ने एक तरह से एक तीर से 2 शिकार किया। उन्हें कांग्रेस को कोई सीट भी देनी थी और उन्होंने रेवती रमन का पत्ता भी काट दिया। पर मैं समझता हूं ऐसा करके समाजवादी पार्टी ने अपना नुकसान किया है, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी कई बार जीत चुकी है, रेवती रमन 2 बार जीत चुके हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रयागराज से चुनाव प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है। मांग के समर्थन में पोस्टर भी जारी किया गया। नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास आनंद भवन पर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं का दावा है कि प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से समझौते के बाद कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं और अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज की 2 लोकसभा सीटों में से एक फूलपुर की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई है, जबकि इलाहाबाद सीट कांग्रेस को समझौते में मिली है। लेकिन अब इलाहाबाद सीट के लिए मांग की जा रही है कि प्रियंका गांधी को इलाहाबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। तो विडंबना ये है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जहां खुद कह रहे हैं कि इलाहाबाद सीट समाजवादी पार्टी को मिलनी चाहिए थी, वहीं कांग्रेस में इस बात को लेकर के जो तमाम प्रियंका समर्थक लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि प्रियंका को लाया जाए। तो कई सारे जो मतभेद हैं वो भी इस मुद्दे पर खुल करके सामने आ रहे हैं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। ये बताएं क्या मांग कर रहे हैं आप लोगों की, क्या डिमांड? हम लोग की मांग है कि गांधी नेहरू परिवार का यहाँ घर रहा है, इसलिए संसदीय क्षेत्र जब गठबंधन में हमको मिला है तो हमारी माननीय नेता जो सर्वमान्य नेता हैं प्रियंका गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़े। कार्यकर्ताओं में भरपूर उत्साह है। प्रियंका गांधी जी के आने से यहाँ समीकरण पूरी तरीके से प्रदेश का बदल जाएगा। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इस बार जो प्रत्याशी मैदान में उतरेगा उससे जरूर बीजेपी को करारी शिकस्त मिलेगी। देखिए, हमारे ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट आ गई है, हमारी जो जिले की यूनिट है उनकी रिपोर्ट आ गई है। अब पीसी बैठेगी, प्रदेश सिलेक्शन कमेटी, और उसके बाद हमारा कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला जो आएगा वही हमारा उम्मीदवार होगा। तो ये लगातार प्रक्रिया चल रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अभी हमने चिन्हित कर ली किस सीट पर किसको लड़ना है और अब अपने अपने उम्मीदवार हम घोषित कर देंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के दावों को हवाई बताया है। बीजेपी नेता आशीष गुप्ता ने प्रयागराज और फूलपुर सीट पर जीत का दावा किया। साथ ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। आज इस प्रदेश में ये लड़ाई वैसी रह गई, उनको पता है कि चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन अब सबकी लड़ाई ये बची है कि मुसलमान खिसक के किसके पास चला जाएगा। इसीलिए अखिलेश यादव जी कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए बहुत अधिक परेशान थे। अपने आप से उन्होंने 13 सीटें दी और 17 सीटें दी और उनको बुलाकर उन्होंने जो है गठबंधन किया, सिर्फ इसलिए कि अगर हम गठबंधन कर लेंगे तो जहां पर हम कांग्रेस और वो लड़ेंगे तो जो मुस्लिम वोट है कांग्रेस के नाते कुछ इनको मिल जाएगा और इनके नाते कांग्रेस को मिल जाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि साल 2014 और 19 में कुल मतदाता कितने हैं। 2014 में 16,66,569, जबकि 2019 में 16,93,447 मतदाता थे। अगर पुरुष मतदाताओं की बात करें तो साल 2014 में 9,17,403, जबकि 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 9,27,964 हो गई। महिला मतदाताओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2014 में 7,49,000, जो बढ़कर 2019 में 7,65,288 मतदाता हैं। कुल मिलाकर 26,878 मतदाता बढ़ गए हैं। प्रयागराज में बड़ा तबका युवा वोटर्स का है और इसलिए हर उम्मीदवार इनके वोट साधना चाहेगा। उम्मीदवार को इनके मन की बात सुननी होगी, जो हार और जीत का फासला तय करने का मादा रखते हैं। प्रयागराज संसदीय सीट के क्या है जातीय समीकरण, कैसे बिगाड़ेंगे दिग्गजों का खेल, आइए जानते हैं। प्रयागराज संसदीय सीट पर 1.25 लाख यादव, 2 लाख मुस्लिम, 2,10,000 कुर्मी, 2,35,000 ब्राह्मण, 50,000 ठाकुर भूमिहार, 2.5 लाख दलित, 1 लाख कोल, 1.5 लाख वैश्य, 80,000 मौर्य, 40,000 पाल, 1,25,000 निषाद और बिंद, 1 लाख विश्वकर्मा और प्रजापति और अन्य वोटर्स हैं। साल 2014 के चुनावी समीकरण की बात करें तो बीजेपी के श्यामा चरण गुप्ता को सांसद चुना गया। उन्हें 3,13,772 वोट मिले। दूसरे नंबर पर एसपी के रेवती रमन सिंह को 2,51,763 वोट मिले। 1,62,073 वोटों के साथ बीएसपी की केसरी देवी पटेल तीसरे नंबर पर रहीं। वहीं कांग्रेस के नंद गोपाल नंदी को 1,02,453 वोटों के साथ चौथा स्थान मिला। साल 2019 में प्रयागराज संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी 1,84,275 मतों से विजयी हो गयी। उन्हें कुल 4,94,454 वोट मिले। एसपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह पटेल को 3,10,179 और कांग्रेस प्रत्याशी योगेश शुक्ला को 31,953 वोट मिले। ये न्यू इंडिया के वोटर्स हैं जो सियासत की उठापटक और विकास के साथ साथ देश को सशक्त और समृद्ध देखना चाहते हैं। इनके वोट इस लोकसभा सीट के लिए बहुत मायने रखते हैं,
चुनाव के मौके पर इस शहर का मूड कैसा है, यहाँ के मतदाता खासतौर पर युवा वोटर्स का सियासी रुझान क्या है, यही जानने के लिए न्यूज स्टेट ने संगम नगरी के लोगों की राय जानी। आखिर जनता किस पार्टी पर वोट पर चोट करेगी? देखिए, मेन चीज ये है कि इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहां से लड़ा जाए और क्या किया जाए, क्योंकि मोदी जी की लहर में इनको ये लग रहा है कि मोदी जी से तो कोई टक्कर ले नहीं पाएंगे। अभी आपको देखिएगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ही बड़े बड़े नेता अपने आप टूट के चले जाएंगे। ये आपस में ही लड़ मरेंगे। और क्योंकि जो भविष्य है भारतीय जनता पार्टी का है, 417 सीटें लेके आ रहे मोदी जी और तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बन। ज्योतिषी नहीं है, भविष्यवाणी है। ये हम लोग का कर्म जो कैलकुलेशन है, जो विकास कार्य किए हैं, जितनी योजना चल रही है, प्रदेश के आखिरी व्यक्ति को विकास की उसका लाभ मिला है। जो लोग स्वार्थ से जुड़ते हैं ना, वो ज्यादा दूर तक नहीं चलते हैं। तो ये लोग स्वार्थ से जुड़े हैं, देशभक्ति से नहीं जुड़े हैं, इसने उससे जनता के लिए, कल्याण के लिए नहीं जुड़े हैं। इनको पैसा चाहिए, अपना विकास चाहिए, तो ये लोग अपना सीट कर रहे हैं। और ना देख लीजिएगा, कांग्रेस आई भी नहीं जीत पाएगी कहीं से भी। समझौता ये बिना दूल्हे की बारात की तरह है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, इन लोगों को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है। अब जनता की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं, उससे लगता है कि प्रयागराज में इस बार भी इस सीट पर चुनाव दिलचस्प रहने वाला है। मौजूदा हालात में यहां सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए जीत पाना आसान नहीं होगा। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट।